नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो वैसे ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम लोग उसको हम आगे बढ़ाते हुए सीरीज को आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तत्वों एफ ओ एन की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता सबसे पहले अगर आप टीजीटी वाले हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा में आप ये एक सेकंड ध्यान रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन, ये पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरे वाले में फ्लोरीन ऑक्सीजन के बाद आएगा नाइट्रोजन, जबकि इसमें नाइट्रोजन, तो ये भी गलत। और ये लास्ट वाला तो नाइट्रोजन से शुरू हुआ था, तो बचा कौन सा? ये वाला, सी वाला। ठीक है ना। वैसे भी आप देख सकते हैं FON लिखा है, फोन के बाद क्या है? P है। तो आप केवल 3 याद रखेंगे, 3 से आप आंसर सही कर लेंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद घटती ही जाती है सबकी। तो ये आंसर हो गया। और कभी कभी इसमें विद्युत धनात्मक तत्व भी पूछ लेते हैं, हालांकि विद्युत धनात्मक नहीं होता है, लेकिन फिर भी विद्युत धनात्मक, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, मुझे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक होते हैं। लेकिन धनात्मक पूछा जाए तो आयोडीन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम घटता है, तो धनात्मकता की प्रवृत्ति किस में आ जाती है? आयोडीन में आ जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेंजोइक अम्ल नाइट्रेशन मुख्य उत्पाद है। तो देखिए, बेंजोइक अम्ल होता क्या है? ये होता है बेंजोइक अम्ल, ये इस तरीके से बेंजीन बना के COOH ऊपर लगा देंगे। तो ये आप इंटर में चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, उसी का क्वेश्चन है। तो ये जब बेंजोइक अम्ल वगैरह जो भी होता है, बेंजोइक, देखिए ये सही, यहाँ पर सही बन नहीं पाया है, इस तरीके से, ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, बेंजीन टाइप आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल मिलता है। ठीक है ना। तो बेंजोइक अम्ल में क्या मिलेगा? M नाइट्रो बेंजोइक अम्ल मिलता है। ठीक है, आपके इसके रिएक्शन दिखा देते हैं। तो ये रिएक्शन है, नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करता है, और अगर सल्फोनीकरण होता तब भी M वाला ही उत्पाद मिलता आपको, और हेलोजनीकरण होता तब भी यही क्वेश्चन मिलता। यानी कि नाइट्रीकरण की जगह अगर हेलोजिनेशन होता तो उसमें भी M वाला ही उत्पाद मिलता, M क्लोरो या M ब्रोमो जो भी होता। और अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती तो M सल्फोनिक अम्ल वाला आपको मिक्सचर मिलता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, ये यहाँ पर हमारा थोड़ा सा, तो अगला क्वेश्चन है, नष्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित होता है किससे? तापमान से, सांद्रता से, तापमान और सांद्रता से, और तापमान और दाब से। तो नष्ट समीकरण जो होता है, E0 बराबर, E बराबर होता है, E बराबर E0 सेल माइनस, ठीक है, इस तरीके 0.0591 डिवाइड बाई n log बेस 10 A/A-x। तो उसमें आप देखेंगे जब नष्ट समीकरण फार्मूला, तो उसमें तापमान और सांद्रता से प्रभावित होता है या संबंधित होता है। ठीक है ना, उसमें तापमान भी रहता है और क्या रहती है? सांद्रता भी रहती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका C, तापमान और सांद्रता दोनों से संबंधित रहते हैं। ठीक है, आंसर आप देख सकते हो इसका, ये दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर रहेगी इसकी, ये ताप हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? आप इनकी सांद्रता निकाल के रखोगे तो आपका वैल्यू इसका निकाल सकते हैं। हालांकि ये फार्मूला आपको याद नहीं करना है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक बढ़ाया जाता है तब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और ये Ke काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। देखो फार्मूला क्या होता है, ये लिखा है -13.6 Z²/n²। ये ऊर्जा का फार्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वैसे तो आप ये कोष की संख्या बढ़ने से, ध्यान से सुनें, कोष की संख्या बढ़ने से ऊर्जा बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर ये नंबर घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन इसमें साइन लगा हुआ है माइनस का। तो माइनस का साइन लगा होने की वजह से क्या होता है कि ये संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि ये अपोजिट में है और माइनस साइन लगा हुआ है। वैसे अपोजिट में होता क्या है, एक संख्या बढ़ती है, जैसे n बढ़ता तो ये घट जाती, और ये घटती तो n बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर लगा है माइनस साइन, तो माइनस साइन की वजह से ये अपोजिट हो जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगा तो ये
घट जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो जाता है माइनस वाले में। तो क्या हो जाएगा, जब निम्न से उच्च में जाएगा तो पी बढ़ जाएगी और के घट जाएगी। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या कर देगा, इसकी जगह क्या कर देगा, उल्टा सवाल कर देगा, उच्च उत्तेजित से निम्नतम में, तो ये हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है, संक्रमण धातु के कारण जटिल आयन बना, मतलब जटिल यौगिक बनाते हैं। संक्रमण धातु जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, तो एक तो छोटा आकार होता है, उपलब्ध डी कक्षक होते हैं, बड़े आयनिक आवेश होते हैं और उक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उक्त सभी। तो इन सभी कारण होने की वजह से संक्रमण धातु जटिल यौगिक बनाते हैं या जटिल आयन बनाते हैं। अच्छा, इससे संबंधित डी एंड एफ ब्लॉक हम चैप्टर अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे वीडियो, तो कुछ दिनों में इसकी भी लेक्चर आ जाएगा। तो उसमें संक्रमण धातु डी एंड एफ ब्लॉक से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है, फिलहाल डी ब्लॉक का तो आपको क्वेश्चन मिल गया है और एफ ब्लॉक से भी आगे कुछ क्वेश्चन देखे हमने सीरीज में, तो आपको मिलेंगे। तो डी एंड एफ ब्लॉक से संबंधित आप उसमें कंप्लीट कर लेना, इंटर के हिसाब से है, तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके टीईटी में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, और जो भी क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको जो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो आप उन केवल उसी स्पेशल आपको वीडियो को बता देंगे, आप उसको देख लेंगे तो उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है। देखो, आयनिक लक्षण देखने के लिए आपको देखना क्या है, सबसे पहले तो अगर देखेंगे सब में क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन का साइज सब में सेम रहेगा। लेकिन फिर देखेंगे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है और सीजियम है, तो आप देखेंगे सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है और क्लोरीन का तो बराबर है, तो सबसे ज़्यादा आयनिक लक्षण हो जाएगा आपका सीजियम क्लोराइड में। ठीक है, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो, तो आंसर है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा गया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -19 होता है, कितना 1.6, ये हो जाएगा 1.6, नीचे वाला ऑप्शन 1.6 10⁻⁻19। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी आपसे ये ESU में पूछ लेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट, तो 4.803 के लगभग में ये आंसर हो जाएगा, 10⁻−10 हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो देखिए अब क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होंगे तो वो कहलाएंगे आपके अनुचुंबकीय। और देखिए किसी पदार्थ को अगर अनुचुंबकीय होने हैं तो उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो आकर्षित होंगे अनुचुंबकीय, प्रतिकर्षित होंगे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये अनुचुंबकीय के भाग है लोहे चुंबकीय और फेरी चुंबकीय में। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछा जाता है पृथ्वी चुंबकीय कौन होंगे, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पृथ्वी चुंबकीय होंगे, और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय, और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पृथ्वी चुंबकीय। पीछे गलत बोल दिया शायद हमने, तो आप ध्यान रखें, अनुचुंबकीय होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पृथ्वी चुंबकीय होने के लिए युग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब कुछ यहाँ पे पृथ्वी चुंबकीय के उदाहरण लिखे हैं, PbCuN2, ये आपके पृथ्वी चुंबकीय के उदाहरण है, और अनुचुंबकीय क्या है, Al एल्यूमिनियम Na। ठीक है ना, और कभी कभी लोहे चुंबकीय में आप याद रख सकते हैं FeCONI, फिकोनी। ठीक है, तो लोहे चुंबकीय पूछा जाए तो फिकोनी ग्रुप आप याद रखना 26, 27, 28, तो ये हो जाएंगे आपके कौन से, लोहे चुंबकीय। ठीक है, और ये कौन से हो जाएंगे आपके, ये वाले एल्यूमिनियम और सोडियम अनुचुंबकीय, और ये होगा आपके कौन से, लेड, कापर, नाइट्रोजन पृथ्वी चुंबकीय। और पृथ्वी चुंबकीय भी एक दो उदाहरण आप और सीख सकते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये होते हैं कैसे, पृथ्वी चुंबकीय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पीछे आपको जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था हैलोजन से संबंधित, वो क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, क्योंकि हैलोजन वैसे सब विद्युत ऋणात्मक होते हैं, लेकिन यहाँ पे धनात्मक पूछा तो आपको आंसर बताया था क्या होता है, आयोडीन। अगर इसको अपोजिट क्रम में ले जाए तो इस तरीके से आपको बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संक्रमण धातु अपने यौगिक में दर्शाते हैं, तो आयनिक बंध और उपसे संयोजक बंध। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार के बनाते हैं, वैसे ऊपर टॉप पे लिखा भी था, आप ये ध्यान रखना। संक्रमण धातु क्या बनाती है, आयनिक और उपसे संयोजक बंध। तो अब आप देख रहे होंगे डी ब्लॉक से ये भी क्वेश्चन है, पीछे भी डी ब्लॉक से क्वेश्चन थे, तो डी और एफ ब्लॉक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारा डी और एफ ब्लॉक का जो चैप्टर अपलोड कर रहे हैं हम धीरे धीरे, एक लेक्चर अपलोड हो गया है, तो आप उस लेक्चर को देख लेना, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है ना, कुछ समय में उसके
इंटर के हम डेली अपलोड कर रहे हैं कुछ ना कुछ, इंटर और 10th क्लास के। तो आप 10th क्लास की भी साइंस को कंप्लीट कर लें, क्योंकि 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन 10th क्लास में हेलोजन वगैरह बताया जाएगा, तो आप वहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से पूछने का तरीका अलग है क्वेश्चन का। तो आप 10th क्लास की भी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर लें, क्योंकि टीजीटी में 10th क्लास से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछा गया, कितना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो ये देखिए, जो अभी बात कर रहे थे हम 10th क्लास, तो ये 10th क्लास से ही क्वेश्चन है आपका। आवर्त सारणी में सेकंड समूह के तत्वों को कहते हैं। तो सेकंड आप देखेंगे, देखिए इस तरीके से आप देखा होगा आवर्त सारणी, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, फिर तीसरा वर्ग यहाँ से चालू होगा 4 5 6 7 8 ऐसे जाएगा 12 तक, फिर 13 14 15 आपका चालू हो जाएगा पी ब्लॉक वाला। तो ये पहला, ये दूसरा। तो इसको बोलते क्षारीय धातु, इसको बोलते क्षारीय मृदा धातु हैं। तो क्षारीय मृदा धातु है यानी कि अल्कलाइन अर्थ धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्कलाइन अर्थ धातु। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया है अल्कलाइन यानी कि क्षारीय, ठीक है, अर्थ धातु। तो आप ऑप्शन आपका इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसमें बताया गया है कि क्षार धातु हैं पहले समूह को बताती है, क्षारीय मृदा धातु दूसरे, और लेंथेनाइट समूह तीसरे में आता है, और संक्रमण धातु 3B से 12B में, जो तीसरे वर्ग बता रहे थे 3B से 12B तक में आता है, ठीक है ना। ये सेकंड भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये कि पूरी आवर्त सारणी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। कुछ दिन में आवर्त सारणी याद करने की एक ट्रिक लेके आ रहे हैं, उसमें आपको बता देंगे किस तरीके से आपको पूरी आवर्त सारणी याद करनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन नहीं देगी। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, ये अभिक्रिया मैकेनिज्म जो होती है, अगर आपने 12th में, वैसे 12th में कम पढ़ाए जाते हैं, नीट जेई वगैरह में का टॉपिक है, तो बीएससी वगैरह में आपने पढ़ा होगा। ये आप मान सकते हो कि ये ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो इंटर में भी ये आता है। तो आपको बस सीधा आपको ये पता रखना है कार्बोकैटायन कौन नहीं देगा। तो यहाँ पर कार्बोकैटायन जो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक होता है वो कार्बोकैटायन नहीं देता है। तो ग्रेगनार्ड एथाइल में यानी कि ये C2H5MgBr के रूप में है, ठीक है ना। एथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है, Br की जगह आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है ना। एल्डिहाइड में कौन सा है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या लिखा गया है, HCHO, ठीक है ना, ये वाला लिखा गया। और ये एथाइल मैग्नीशियम तो के ये बनाएगा, तो ये इंटरमीडिएट बनाता है, लेकिन मध्यवर्ती कार्बोकैटायन नहीं देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन क्या होता है, ये कार्बोकैटायन होता है और ये कार्बो एनायन होता है, यानी कि -4 तो एनायन, +4 तो कैटायन। आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो ये क्वेश्चन 11th क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम संख्याओं से है। तो क्वांटम संख्या में देखो यहाँ पर खुरापात क्या की है उसने, ये क्वेश्चन में खुरापात ये की गई है कि एजीमुथल, यानी कि इंग्लिश का नाम ले लिया, यानी कि पहले जो मुख्य क्वांटम संख्या n होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी होती है इसको द्विगंशी बोलते। तो इसका द्विगंशी का मान अगर आपको निकालना होता है, l का मान अगर निकालना है S P D F, तो इसकी वैल्यू S है तो 0, कोई भी S लगाओ तो 1S 2S 3S 4S तो 0 होगी। P कोई का भी P हो, 2 का 3 का 4 का 5 का, और D किसी का भी हो 2 होगा, F किसी का हो तो 3 होगा। लेकिन इसमें खुरापात क्या की गई, क्वेश्चन में इंग्लिश नाम ले लिया, द्विगंशी नहीं बोला। तो इसके लिए क्वांटम संख्या पूछी गई है P और F। तो P के लिए कितनी है 2, F के लिए कितनी है 3। तो 2 और 3 देख लो आप कहाँ पर दी गई है। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में क्या गया वो लगा P के लिए 1 और F के लिए 3। तो 1 और 3 देखें आप किस ऑप्शन में है, 1 और 3, 1 और 3, तो 1 और 3 देखेंगे आप दूसरे वाले ऑप्शन में आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए। तो देखो ये जो क्लास 11th में पहले चैप्टर आते थे, फ़िलहाल अब तो हटा दिए गए हैं, उसमें शोधन वगैरह किया जाता था कि कोई धातु कितने प्रकार के, तो उसके अलग अलग प्रयोग होते थे। तो उसमें पता लगाने के लिए कुछ अलग अलग जो प्रोसेस, तो इसमें सोडियम धातु आंसर है कि अगर नाइट्रोजन का पता लगाने, तो देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। इसको हम टेस्ट बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाए कि सोडियम फ्यूजन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, नाइट्रोजन का किया जाता है। सोडियम फ्यूजन टेस्ट में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, तो सोडियम धातु इस्तेमाल की जाती है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।